हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम लोग पूरी तरह से हेल्थ सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचेगा जो हम लोग हेल्थ सेक्टर में आज बात ना करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल्याणकारी हस्तक्षेप। हाल ही में बात चल रही है राजस्थान में राइट टू हेल्थ की। तो इसके तहत जो हेल्थ सेक्टर का जो पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए हेल्थ को लेकर, जैसे कि कल्याणकारी हस्तक्षेप। तो स्टेट का जो मतलब हम लोग जो राज्य बनाते हैं उनको पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, तरह तरह के कस्टम ड्यूटी। तो इससे क्या होता है, राज्य हमें सिक्योरिटी देता है। एक तो आउटर सिक्योरिटी, एक इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है कि राज्य हमें बेसिक नीड्स हमारी फुलफ़िल करेगा, हमें जो हेल्थ सेक्टर है वो एक उचित दाम पे या इफ़िशिएंट वैल्यू ऑफ मनी पे करेगा। तो हम लोग बात करेंगे, पहले मैं टॉपिक से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। कल्याणकारी जो हस्तक्षेप है वो इसी को कहते हैं वेलफेयर इंटरवेंशंस। मतलब हेल्थ सेक्टर जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इंटरवेंशन की जाती है इसमें, उसको वेलफेयर के तहत रखा जाता है। दूसरा हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा सेवा की स्थिति। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जिसको एक तरह से ये भी कह सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो केंद्र है, जैसे गवर्नमेंट है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है। वैसे तो हेल्थ केयर सिस्टम कई होते हैं, पीएचसी होता है, सीएचसी होता है, एम्स होता है, सुपर स्पेशलिटी वाले जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो होते हैं। मगर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र भी कभी कभी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, लोगों के अंदर थोड़ी सी गलत कॉन्सेप्ट्स चले आते हैं और वो हमेशा के लिए रहते भी हैं और वो वैलिड भी माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा कभी कभी मैं देखता हूँ कि बोलता है आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आईएएस की कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, एग्ज़ाम यूपीएससी का होता है, उसमें आपको पोस्ट आईएएस की मिलती है। तो इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में पीएचसी को लोग मतलब सोशल हेल्थ केयर सिस्टम समझ लेते हैं, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि गलत है। तो इस गलती को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों कहलाता है, जो कि मैंने बता दिया आपको। और चौथा है स्वास्थ्य प्रणाली देखभाल की कमियां। तो स्वास्थ्य प्रणाली में क्या कमी है, कितने बेड्स कम हैं कोरोना में, जैसा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया, आपने देखा ही। तो उसी तरह से हम आगे यहाँ एनालिसिस करेंगे। कोरोना के बाद वैसे भी हेल्थ सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में जो टॉपिक उठा है उससे हेल्थ केयर सिस्टम इस बार इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो है वो स्वास्थ्य प्रणाली देखभाल कमियां, महिला का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय क्यों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वुमेन जो है ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस मामले में, जो क्योंकि उनको प्रसव कराना रहता है और एनीमिया जैसे जो उनके जो मासिक धर्म की वजह से जो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और इस समय मैं भारत की बात करूं तो जो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वी हैव टू इराडिकेट इनीमिया फ्रॉम 2047। मतलब जो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि एनीमिया उन्मूलन भारत 2047। तो इसके लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब इस पे आया है बजट। तो इसको देखते हैं फिर। अब हम लोग बात करेंगे पीएचसी की। तो इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार की, ठीक है। पीएचसी पीएचएस का महत्वपूर्ण इकाई, मतलब पब्लिक हेल्थ सेक्टर का महत्वपूर्ण इकाई, ये जो है जो अधिकतर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो गवर्नमेंटेड होते हैं। और
जो हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी बात भी हम करेंगे। तो अधिकतर वित्त पोषित जो होती है सरकारी द्वारा होती है, अर्थात सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है। तो जैसे मैंने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और पीएचसी जो है पूरे भारत में 30,045 के आसपास हैं, जिसमें गांव में आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि 24,000 के आसपास हैं और शहर में 5,000 के आसपास हैं। इसको जो रिकमेंड किया था, या यूँ कहें ये जो डाटा जिसने दिया, वो बोरे समिति है। मतलब आप एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ ना क्लिक करे और पीएचसी लिखा रहे और उसमें बोरे समिति लिखा रहे, तो यू कैन क्लिक दैट ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं जीडीपी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस सेक्टर को सरकार को प्रायोरिटी सेक्टर में रखना होता है, उसमें उस वर्ष जो जीडीपी का जो अनुदान है वो बढ़ा देते हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या हो रहा है जीडीपी के साथ। तो भारत इस समय 2020 से 22 में जो है 2 से 2.2% की तरफ खर्च कर रहा है। लेकिन ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः सरकार का दायित्व तो है कि मानव स्वास्थ्य को बेहतर करे। लेकिन इसके बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से 2.53% तक सरकार को आना चाहिए, जो कि एक अच्छा नंबर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है हमारे हेल्थ सेक्टर में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर मुफ्त सेवा का लाभ उठाने का अधिकार देता है। मतलब राइट टू हेल्थ जो इस समय जो कंट्रोवर्सी में है, वो ये कहता है कि वैसे तो ये होना चाहिए, बट इससे जो है प्राइवेट सेक्टर काफ़ी हतोत्साहित होंगे, क्योंकि राइट टू हेल्थ जो है जब आ जाएगा तो सभी को हेल्थ देना ज़रूरी हो जाएगा। हेल्थ मतलब सभी का मेंटेन रखना ज़रूरी हो जाएगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। तो हम लोग अब आगे की बात करें तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब स्वास्थ्य का अधिकार, ये मैंने अनुच्छेद से लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि हेल्थ सेक्टर को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी सेक्टर से आए। तो आर्टिकल 21, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के तहत हम लोग राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 38 जो है वो डीपीएसपी का है, जो कि कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार हर वो व्यवस्था करेगा जिससे लोक कल्याण सुनिश्चित हो। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ भी जो है लोक कल्याण के अंदर ही आता है, तो इसलिए ये कहना सूटेबल होगा कि 38 भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और 42 जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महिला हैं उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और यदि कामगार महिला है तो उसके लिए उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, जो है इंडियन मैटरनिटी एक्ट करके कुछ है 1961, उसमें ये 26 सप्ताह का जो है पेमेंट लीव मिलता है, जिसमें आपको पैसे भी मिलेंगे और छुट्टी भी मिलेगी। तो ये आर्टिकल 42 के तहत जो राज्य सरकार का जो या केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है। अब हम लोग बात करेंगे 43 की, जिसमें ये बात है कि कामगारों के लिए मजदूरी। तो इसमें कहीं ना कहीं यदि किसी मज़दूर को चोट लग गई तो उसके जो इनडायरेक्ट जो प्रॉपर्टी ये है कि उसको हेल्थ केयर सिस्टम भी दिया जाएगा। तो इसलिए 47 भी हो गया, 43 हो गया। 47 की बात करें तो इसमें ये है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए लोक स्वास्थ्य, मतलब डायरेक्टली अगर बात करें तो 47 बहुत डायरेक्ट है इस मामले में। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का दायित्व है, मतलब पब्लिक हेल्थ को सुधारने का जो है स्टेट का दायित्व है। अब हम लोग बात करेंगे मेडिको लीगल औपचारिकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पिक्चर देखते हैं जब कि कोई गुंडा लेकर आ रहा है किसी लड़की को, गर्लफ्रेंड को या माँ को, तो वो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि ये तो पुलिस केस है, पहले पुलिस आएगी। तो वो चाकू दिखाता है, कहता है कि अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो मत करो, ये वो तुम्हें करना ही होगा वरना मर जाएगा इंसान। तो इस तरह से मेडिको लीगल औपचारिकता ये होती है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें लीगल औपचारिकताएं क्या होती हैं कि प्रतीक्षा किए बिना उपचार
किया जाए। मतलब इस पे जोर दिया जा रहा है कि मेडिकल लीगल औपचारिकता ना करें या बाद में करें, या पहले सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए जो मरीज है उसकी जीवन और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब उसके तहत उसकी प्राण की रक्षा करना। अब हु जो है यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के बारे में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि मानवाधिकार ही स्वास्थ्य का अधिकार है। मतलब मानवाधिकार क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या है? भाई हमें अगर इलाज करने का अधिकार नहीं है, इलाज करवाने का अधिकार नहीं है, तो फिर मानवाधिकार किस काम का? और फिर न्यायालय की बात करें, न्यायालय जो है पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति मामला 1996, इसमें कह रहा है कि न्यायालय भी इसमें इंटरवेंशन समय समय पर करता रहता है। ये बता रहा था कि 1996 में कि सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए। दरअसल ये तो अंडरस्टूड है कि सरकार का दायित्व है कि उसको प्रदान किया जाए, किंतु न्यायालय समय समय पर सरकार को याद दिलाता रहता है कि आप कल्याणकारी राज्य हो, आपका दायित्व है आर्टिकल 42, 43, 47, 38 के तहत कि आप जो है पब्लिक हेल्थ की जो है को बढ़ावा दें और उसकी रक्षा करें और उसके लिए एक्सपेंडिचर करें। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामला, परमानंद एक केस था वो 1989 में, उसमें ये सीधा सीधा बता दिया न्यायालय ने कि चिकित्सक का कर्तव्य जीवन रक्षा करना है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि दूसरों के जीवन की रक्षा करना, मगर वही है कि समय समय पर पैसे क्या लालच या कुछ भी कहें, डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। और भारत की ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आइए बेड और डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था देख लेते हैं। 1000 लोगों पे 1.4 बेड बहुत कम है, यानी कि 1.5 बेड भी नहीं है 1000 लोगों पे। 1445 लोगों पे एक डॉक्टर, दैट्स अ रेडिकुलस डाटा। 1400 लोगों पे एक डॉक्टर अगर हैं तो सोच लीजिए कितनी स्थिति गड़बड़ है। 1000 लोगों पर 1.7 नर्स जो कि हमारे देखभाल के लिए होती हैं वो भी बहुत ही कम हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल। ये गांव का आंकड़ा है, गांव में 1 लाख लोगों पर एक अस्पताल भी नहीं है, यानी 0.36, आधा अस्पताल भी नहीं है। और शहर में 1 लाख लोगों पर 3.6 अस्पताल है, यानी जो हम देख रहे हैं कि जो पैसे का जो केंद्रीकरण है वो शहरों के तरफ है। शहरों में जो इकोनॉमिक जो गतिविधि है वो तेज़ होता है, वो अच्छे तरीके से होता है, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो भी शहरों की तरफ केंद्रित हैं। तो इसलिए हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को ध्यान देना चाहिए कि गांव में अधिक से अधिक खुले, और सरकार जो है गांव में भी इन्वेस्टमेंट करे ताकि कम से कम 1 लाख लोगों पर 2 या 1 अस्पताल हो सके। ये एक बहुत ही डरावने वाला आंकड़ा है। और अब हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा कि 75% जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मेट्रो सिटीज़ में है। मैंने बताया था आपको कि 27% जनसंख्या पर 75% हेल्थ केयर सिस्टम शहरों में है, और 73% जनसंख्या यानी आबादी पर 25% मात्र हेल्थ केयर सिस्टम गांव में है। और इसको कहते हैं जो इनइक्वालिटी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 10वां पार्ट है, उसमें इस चीज़ को भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी इन द हेल्थ स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे कि असमानता किस तरह से हावी है भारत पे, कि हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है इन द बिग सिटीज़, मेट्रो सिटीज़। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर सिस्टम का। सबसे ऊपरी स्तर पे देखेंगे तो एम्स है, जो कि हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन द इंडिया।
और इसमें लोग जाने के लिए मरते हैं, या तो वो इलाज के लिए कहें या फिर सिलेक्शन के लिए कहें। दोनों चीज़ में ये रेयर है, मतलब यूनिक है। इसमें आप इलाज भी नहीं करा सकते, इसमें आप एडमिशन भी जल्दी नहीं करा सकते। मतलब ये जो है हमारे रियल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये पूरी तरह से इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है, या यूँ कहे ये एलीट क्लास का हॉस्पिटल है। तो इसकी बात उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल हॉस्पिटल है, कुछ भी कह सकते हो आप। और 70% गाँव आबादी, 70% जैसा कि हम लोग अभी बात किए थे कि 70% गाँव में आबादी है, लेकिन 1/5 यानी कि जो निजी अस्पताल है वो पूरे अस्पतालों का 1/5 है। यानी शहर में अगर 5 अस्पताल है तो गांव में 1 अस्पताल है। तो इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है अपने आप को चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये एक अच्छा तरीका है जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का, मतलब प्राइमरी किट आपको दे देगा और उसके बाद आपको सुपर स्पेशलिटी में जाना पड़ेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसके बाद आता है, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर उसके बाद सबसे निचले स्तर पर उप केंद्र होते हैं। जैसे कि उप केंद्र मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर आप जान लो कि आजकल जो इनिशिएटिव चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, ये सब एक अच्छी सिस्टम है क्योंकि आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य उपाय करता है, और इसमें जो है केजरीवाल जी ने किया है मोहल्ला क्लिनिक। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की योजना शुरुआत की थी, और इसमें जो है पोषण अभियान के तहत स्टंटिंग मतलब समय जो है एज के हिसाब से हाइट ना होना, और फास्टिंग मतलब एज के हिसाब से वेट ना होना, महिला बच्चे एनीमिया में कमी लाना, और जिसका मतलब पोषण अभियान का सबसे बड़ा जो एम है वो महिला और बच्चों में एनीमिया में कमी लाना। जैसे कि मैंने बताया भारत में एनीमिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और इस बार का जो बजट दिखा रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन पे जो है 150% की बढ़ोतरी हुई है। जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, या यूँ कहें कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक हेल्दी हाइजीन ना होने के कारण होती हैं, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों के लिए है, टीकाकरण से रिलेटेड है, वो बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग हेल्थ केयर के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके जो स्तंभ हैं वो निवारक होता है। निवारक मतलब कि थोड़ा सा जो बड़ी बीमारी होने से पहले आपको रोक देगा, प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर। और प्रोत्साहक भी होता है, और उपचारात्मक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उपचार भी होता है इसमें। रिहैबिलिटेटिव मतलब कि सुधारात्मक, जैसे सुधार करने की स्थिति होगी। जैसे शल्य चिकित्सा आप तब करते हो जब अंतिम स्टेज होता है, तो उससे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर में आप अपने आप को रिहेबिलिटेटिव, क्रिएटिव और प्रोमेटिव और प्रिवेंटिव तरीके से आप अपने आप को इलाज करवा सकते हैं, जो कि एक बेहतर इलाज माना जाता है। और अब हम लोग एक डाटा देखते हैं कि 61% जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो है एक डॉक्टर है, और 7% में जो है 0 डॉक्टर हैं। मतलब ऐसे भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिसमें 0 यानी एक भी डॉक्टर नहीं है, जो कि एक बेकार स्थिति को दर्शाता है। ये दर्शाता है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को, जो कि आज पूरी तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि कोई मतलब नहीं है इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट मंगाने का, तरह तरह के भाषण करने का, तरह तरह के जो मोदी जी हर दिन हर हफ्ते जो फॉरेन टूरिज़्म फॉरेन जाते हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं रह गया। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पीएचसी और सीएचसी क्यों? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो उसके मूल स्तंभ है उसमें बता दिया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि
शल्य चिकित्सा के पहले ही यहाँ पे आप चिकित्सा करा सकते हो, अपने आप को ठीक करा सकते हो, और आपका हेल्थ और आपका जो है शहर का जाना, किराया वगैरह, रहने का, खाने पीने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो इस तरह से ये जीवन को आसान करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सरकार पीएचसी और सीएचसी को वित्त पोषित करती है तो वहाँ पे राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ सरकार के वित्त पोषण की सुविधा है उस जगह पे राजनीतिकरण होना लाजमी है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि किसी को हेल्थ संबंधी समस्या होती है तो वो असहाय पीड़ा होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और शुरुआती जो कि फर्स्ट किट देने के बाद बड़े शहरों में भेजने से जो प्रॉब्लम होती है वो कई परसेंट कम हो जाती है, रिस्क जो है वो कई परसेंट कम हो जाता है। अर्थात हमें पीएचसी सीएचसी से फर्स्ट किट लेकर ही बड़े शहरों में उसको हैंडओवर या रेफ़र करना चाहिए। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो कि दूरसंचार विभाग द्वारा जल्द ही लाया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 4G 5G आ रही है, तो इस वजह से जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो फर्स्ट किट देने के बाद तुरंत ही टेलीमेडिसिन कम्युनिकेशन द्वारा उसको अपर लेवल के इलाज कर सकते हैं, जिससे और मतलब इसमें सुधार हो सकता है। कई सारे डेथ जो है रास्ते में हो जाते हैं या प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से हो जाते हैं, तो ये नहीं होंगे, रुक सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग कि उपकेंद्र जैसे कि मैंने कहा था सबसे निचले स्तर पे है। और आमतौर पे एक अस्पताल में जो आधारिक संरचना क्या होता है वो हम लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होता है, पर्याप्त दवा होती है। द्वितीयक जो होता है मतलब सेकेंडरी जो इलाज होता है उसमें क्या होता है, शल्य चिकित्सा होता है, मतलब पुर्जे निकालने के लिए होते हैं, उसमें ईसीजी होता है, एक्सरे होता है। और टर्सरी में हाई लेवल की मशीनरी होती है, सुपर स्पेशलिटी दवाएं होती हैं, मशीन होते हैं, और उच्च लेवल की व्यवस्था होती है। उसमें आप भर्ती हो सकते हो, कई दिन तक रह सकते हो, वहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। और एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ मतलब वाइफ जैसे कहते हैं, जो केयर टेकर होती है वो हमारी वाइफ भी होती है, या तो आप जानते होंगे। तो जो नर्स होती है वो एक तरह से मिडवाइफ का रोल निभाती है जब हम बीमार होते हैं या हम एक्सीडेंट से उभर रहे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य आधारित संरचना। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 70% जो अस्पताल हैं वो निजी अस्पताल हैं, जिसमें में से 80% बहिर्रोगी हैं और 46% अंतर्रोगी। मतलब 46% का इंटरनल प्रॉब्लम है, किडनी, लीवर, फेफड़ा इत्यादि। 80% जो है गटे जले और फोड़ा इत्यादि। और आधारिक संरचना में फार्मासिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, बेड होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, और क्या, और इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं कि नहीं हर रूम में एसी होना चाहिए, नहीं, वातानुकूलित चीज़ें रहे, बाकी सब तो डॉक्टर और नर्स और फार्मासिस्ट और दवा ही मेन है। और जैसे कि ये भी है कि उचित उपकरण होने चाहिए। यह जो सरकार की ये जो है संवैधानिक जिम्मेदारी है। और आगे की राह की बात करें, मतलब आगे मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आगे क्या क्या किया जा सकता है फॉर द इंक्रीजिंग द हेल्थ सेक्टर। सबसे पहले तो 2%, 2.2% से बढ़ाकर जीडीपी को 3 या 2.5% किया जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है इस सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसमें पैसा देना चाहिए। स्वनियोजित महिला समिति, मतलब कि एक एनजीओ है जो सेवा करके उसको और मान्यता देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का विकेंद्रीकरण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विकेंद्रीकरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, तो इसका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक जैसे कई क्लिनिक खुलने चाहिए यूपी वगैरह में भी और अन्य राज्यों में भी। जीडीपी के अधिक भाग दिए जाए, ये तो बात हो गई। संस्थागत प्रसव को
और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग जो है संस्थागत प्रसव नहीं कराते हैं। लोग सोचते हैं कि मेडिकल में जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी के वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और कुपोषण अधिक होता है। और इसको कम करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि संस्थागत प्रसव कराया जाए। आशा जो है, आशा से हम रेगुलर बातचीत करें, उनसे सुझाव लें, रेगुलर चेकअप होने चाहिए। और कुपोषण मुक्त भारत तभी हो सकता है जब पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाए, जैसे कि पीएम पोषण योजना शुरू भी किया गया है। और विश्व का जो 5वां हिस्सा है वो भारत में रहता है, मगर जो ग्लोबल डिजीज़ बर्डन है वो 20% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत कितना सुभेद्य है मेडिकल सेक्टर में। थैंक यू वेरी मच।